नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से स्वागत है। आज देश की बहुत ज्यादा फिक्र है, खासकर कोरोना को लेकर। सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी बड़ी फिक्र क्या है। आज सभी को एक बार फिर से लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। वैसे देश आंशिक लॉकडाउन में भी जाने लगा है। आज हम इसकी गंभीर वजह बताएंगे, क्योंकि आज नया रिकॉर्ड बना है। कोरोना केस 40,000 पहुंच गए हैं। इस बेकाबू रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाना मुमकिन नहीं लग रहा है, और अब सबसे असरदार तरीका वैक्सीनेशन को ही माना जा रहा है। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि क्या सरकार वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने जा रही है। बंगाल की जनता किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। बंगाल के चुनाव में चोट की सियासत का कितना असर होगा। आज हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और दिखाएंगे सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज आपको बंगाल में बीजेपी के खेमे में बवाल भी दिखाएंगे। टिकट को लेकर बाहरी का खेल क्यों शुरू हुआ, इसका पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। गुड़गांव की एक घटना ने देश की हर मां को डरा दिया है। खासतौर पर उन कामकाजी महिलाओं के दिल में दहशत भर दी है जो अपने बच्चों को केयरटेकर के जिम्मे दफ्तर छोड़कर जाती है। आज हम दो मासूमों से हो रहे इस खलबाड़ की पूरी फिक्र दिखाएंगे। कोरोना की नई लहर डेंजरस होती जा रही है। जिस महामारी के खिलाफ एक साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा, अब उसी लड़ाई के जीत के करीब पहुंचकर हिंदुस्तान पिछड़ने लगा है और कोरोना बढ़ने लगा है। 18 मार्च को देश में कोरोना के जितने केस सामने आए, नए केसेस, वो 2021 में कोरोना के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। ये 110 दिन बाद पहला मौका है जब देश में कोरोना के केस फिर से 39,000 के पार पहुंच गए हैं। साफ है, कोरोना की रफ्तार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है, और इसकी वजह से देश के 10 राज्य, जहां 18 मार्च को जितने केस सामने आए, वो देश में पहले मिले नए केस का 93% से ज्यादा है। ये राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। मतलब ये वो 10 राज्य हैं जो देश में कोरोना का ठिकाना बनते जा रहे हैं। कोरोना की नई लहर फिर से डराने लगी है। कोरोना का वायरस अलर्ट रहने की चेतावनी दे रहा है। कोरोना के केस रोज ही नए रिकॉर्ड बनाने लगे हैं, और रिकॉर्ड इतने गंभीर हैं कि महाराष्ट्र में हालात 2020 से भी भयंकर होने की आशंका जताई जाने लगी है। यहां कोरोना के नए केस पिछले साल के पीक को भी मात दे रहे हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस 11 सितंबर को 24,886 आए थे, लेकिन 18 मार्च को यहां 25,833 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई में दादर सब्जी मार्केट की हैं। जहां कोरोना को दावत देती भीड़ लगातार हर दिन इसी तरह उमड़ रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही चेहरे पर मास्क। यही लापरवाही है जिसकी वजह से जाते जाते कोरोना ने फिर से अपना रास्ता बदल लिया है, यू टर्न ले लिया है। पिछले साल जब मायानगरी कोरोना का एपिसेंटर बनी थी, तब सबसे ज्यादा डेली केस 7 अक्टूबर को आए थे, लेकिन 18 मार्च को उससे भी ज्यादा केस सामने आए हैं। वक्त की मांग है ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की, लेकिन बहुत से मुंबईकर लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 2800 से ज़्यादा शहर में हो गए हैं, लेकिन लोग बेफिक्र हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मुंबई के बोरीवली इलाके की। ये देख लीजिए, बिना मास्क के। भैया मास्क कहाँ है आपका? यहाँ पे मैडम। पहनने के लिए ना ये मास्क। मास्क पहनना चाहिए ना सर? पहना है ना? वही तो है मैडम। आपका आपने अभी भी ठीक से मास्क नहीं पहना है। इससे ठीक क्या पहनेगा, मर जाएगा सांस लेके। लोग जो हैं वो आपको लापरवाही बरतते नजर आ जाएंगे। सर आपका मास्क पहनना चाहिए ना सर, कोरोना भी गया नहीं है। बात कर रहे हैं ना मैडम, मास्क लगा के भी आप बात करें। हाँ ठीक है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के केस पुणे से सामने आए हैं। उसके बाद नागपुर, फिर मुंबई, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद, अकोला, जलगांव में भी कोरोना ने पिछले साल के पीक को मात दे दी है। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा डेली न्यू केस के मामले में पंजाब है।
यहाँ भी हालात पिछले साल की तरह खराब होते नजर आ रहे हैं। 18 मार्च को यहाँ 2369 नए केस मिले, जो 19 सितंबर 2020 के बाद एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर की 26 की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए जितने भी यहाँ पर आपको लोग दिखेंगे, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। हाँ, मास्क नहीं है, कमीज से ही मुंह ढक रहे हो आप। बस सॉरी सर। सॉरी सर। हालात देश की राजधानी दिल्ली में भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग बोझ समझने लगे हैं। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। 18 मार्च को दिल्ली में 72 दिन बाद कोरोना के नए केस एक बार फिर 600 के पार पहुंच गए। बावजूद इसके दिल्ली वालों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही है कि जिस कोरोना ने पिछले साल कोहराम मचाया था, उसे फिर से कहर बरपाने के लिए लोगों की लापरवाही बूस्टर डोज दे रही है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर सब्जी मंडी या कनॉट प्लेस, हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लोग कोरोना को दावत देते लोग दिखाई पड़ जाएंगे। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ठीक बीचों बीच कनॉट प्लेस मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। और जैसे ही यहाँ पे कैमरा ऑन हुआ है, लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिए, जबकि ऑफ कैमरा लोग यहाँ पे साफ तौर पर लापरवाही बरतते हुए दिख रहे हैं। एक सामने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शख्स जा रहे हैं बिना चेहरे पर मास्क ढके हुए, एक दूसरा शख्स आ रहा है, उसके भी चेहरे पर देखिए उसने भी मास्क प्रॉपर नहीं लगाया। तो इस तरह की लापरवाहियाँ यहाँ पे सामान्य तौर पर दिखाई पड़ रही है। इस तरह से बात की जाए तो आपको पता है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, पर मास्क आपने लगाया नहीं। वो जान घबराता है इसलिए नहीं लगाते। अब धूप कितना पड़ रहा। लेकिन पर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? गर्मी की वजह से नहीं लगा रखा था। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क क्यों नहीं लगाया है? बैग में रह गया। आप कहाँ पर हो, पता है आपको? हाँ, दिल्ली। कहाँ पर? सॉरी, गलती हो गई। ये यहाँ पे क्रॉस लगा था, आपने नहीं देखा था? यहाँ नहीं बैठे? हम लोग तो बैठे नहीं, आप बैठे? नहीं मैडम, नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। लापरवाही का ये वायरस सिर्फ दिल्ली मुंबई में नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिख रहा है। मास्क है भैया? अरे भाग क्यों रहे हो? बता तो दो, रखे हो कि नहीं रखे हो मास्क? क्यों मास्क क्यों नहीं लगा रहे थे? मास्क लगा हुआ है। अभी हमारे सामने लगाया बिना मास्क के। बात कर रहा था, कोई पहचान वाला था, इतना तो करना पड़ा। चलिए, मास्क नहीं लगाया भाई साहब? जा रहा है मास्क के लिए। क्यों नहीं लगाते हो मास्क? क्या फिक्र नहीं है जिंदगी की? जल्दी में धुन में आ गया। मास्क गायब है सर, अभी हटाई है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कोरोना चला गया है, संक्रमण चला गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप दोनों भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। मास्क लगाए हुआ भी उतारा है। लेकिन क्या फायदा, अगर आप जेब में ही रखना है तो फिर डर तो रहेगा ना। क्यों है? आप नहीं लगाइए ना, बिना मास्क के बेच रहे हैं सामान। सर जो अभी उतारा है, अभी थोड़ी देर लगा रहे हैं। सरदार जी, मास्क बताइए ना सर। मास्क तो लगा लीजिए। गलती तो मानिए, मानते हैं गलती। मास्क लगाइए आप। मास्क लगा रखा है, लगा रखा। मास्क लगाइए। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के लिए अब वो ही लोग अलग अलग बहाने और दलीलें दे रहे हैं जिन्होंने एक साल से तमाम एहतियात बरतकर संक्रमण की चेन को तोड़ा और कोरोना को कमजोर किया, लेकिन अब इनकी ही लापरवाही देश पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आपने अभी मुंबई का हाल देखा था। मुंबई में 3000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि कोरोना जा चुका है, अगर आपको भी मास्क पहनना बोझ लगने लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भारी लगता है, तो सावधान हो जाएं। आपकी जरा सी लापरवाही पहले आपको चपेट में लेने का मौका दे रही है, जिससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार और आपके दोस्त करीबी सब खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा रही हैं, ताकि कोरोना की कड़ी जो फिर से मजबूत होती दिख रही है, उसे कमजोर करके तोड़ा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को नई एडवाइजरी जारी की। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट सिस्टम को प्रभावी तरीके से राज्यों को लागू करने को कहा है। किसी भी राज्य में कहीं भी कोरोना का केस पाया जाता है तो अगले 72 घंटे के भीतर उस केस के 20 कॉन्टैक्ट की पहचान की जाए और उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाए। जिन जगहों पर बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं, वहां क्लस्टर की पहचान करना भी जरूरी है। इसके लिए क्लस्टर में कंटेनमेंट जोन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी गई है।
राज्यों को देश की 10 बड़ी राष्ट्रीय लैब और एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से डायरेक्ट संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पहले की तरह ही केंद्रीय टीमें भेजी जाएंगी। फिलहाल केंद्रीय टीम पंजाब और महाराष्ट्र का दौरा कर रही है। राज्य सरकारें भी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नाइट कर्फ्यू जैसी सख्तियों का असर कुछ खास नहीं दिख रहा है। ऐसे में इस वक्त सबसे कारगर जो चीज हो सकती है वो है वैक्सीनेशन का दायरा और रफ्तार बढ़ाना, यानी एज ग्रुप की पाबंदी हटाकर सभी लोगों को वैक्सीन देना या फिर कम से कम उस इलाके के सभी लोगों को वैक्सीनेट करना जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं और इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि शायद सरकार इसी ओर कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को जल्द से जल्द कोरोना कवच से लैस करने की कवायद की, जो पिछले 62 दिन से जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी यानी जब से देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से 18 मार्च तक यानी 62 दिनों में देश में करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी। इसमें दूसरी डोज वाले लोग भी शामिल हैं और इस हिसाब से अब तक करीब 3% आबादी को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। इस हिसाब से 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में कई साल लग जाएंगे। It is not necessary scientifically to give each and every person in the country the vaccine. It is not going to be given to each and every person on this globe. This prioritization process being a dynamic process, the behavior of COVID is also a dynamic process. All the things are based on scientific facts, scientific scrutiny and scientific vision of the overall scientific and health community. सरकार भले ही इस वक्त सभी को वैक्सीनेट करने की बात नहीं कर रही, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट जो तय करेंगे उस हिसाब से वैक्सीन आगे बढ़ाने की बात कही जा रही। और मौजूदा स्थिति के हिसाब से बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम उन शहरों और इलाकों में सबसे पहले लोगों को वैक्सीनेट किया जाए जहां संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और शायद सरकार ने भी इस ओर सोचना शुरू कर दिया है। देश में इस वक्त 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। एक है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक बना रही है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से बना रहा है, और इसकी सप्लाई के लिए भारत के साथ साथ यूके से भी करार है, जिसके तहत उसे 1 करोड़ डोज की सप्लाई करनी है और अब तक 50 लाख डोज दी जा चुकी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की सप्लाई अगले कुछ हफ्तों के लिए फिलहाल रोक दी है। The Indian government hasn't stopped any export. There is a delay, as I've described, as there is very frequently in vaccine rollout programs. The delay, as there often is, caused for various technical reasons. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भले ही इसे टेक्निकल दिक्कत बता रहे हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि भारत भी अब बड़े पैमाने पर टीकाकरण की तैयारी में, जिसमें वैक्सीन की कमी ना पड़े, इसीलिए विदेशों में सप्लाई को फिलहाल रोका गया है। इस बारे में अभी तक भारत सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से जो बयान दिया गया वो काफी कुछ कह रहा है। ब्रिटेन को कुछ हफ्ते पहले 50 लाख डोज डिलीवर की जा चुकी। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की मौजूदा जरूरतों और हालात के आधार पर बाद में बाकी डोज सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है, अगर कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार पर लगाम लगाना है तो टीके का डोज जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा और उन्हें सबसे पहले टीका लगाना होगा जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से डेंजर जोन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैक्सीनेशन के लिए कोई एज ग्रुप ना हो, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जो भी वैक्सीन लगवाना चाहता है उसे वैक्सीन लगवाने देना चाहिए। ये मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अब हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ गया है और अब ये वैक्सीन खोल देनी चाहिए। जो बताते हैं 18 साल से कम वालों को नहीं लगानी, उनको छोड़ के अब हमें एक ऐसी, अभी हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल है, कि 60 साल से ऊपर वाले एलिजिबल हैं, 45 साल से ऊपर वाले वो एलिजिबल है जो कोमोर्बिडिटी है। उसकी बजाय हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन।
हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगती हैं ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। लॉजिकल तो है, और वो भी ये देखते हुए कि अगर सीरम इंस्टीट्यूट के पास बताया जा रहा है 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन है, अगर ऐसा क्लेम किया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं वैक्सीनेशन तेज करने और सब तक पहुंचाने की जरूरत क्यों है? वो इस बात से समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस तेजी से रूप बदल रहा है, उसके नए रूप पहले से ताकतवर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात के साथ साथ वैक्सीन की डोज इस डेंजर को यकीनन कम कर सकती है, कम से कम इसका लीथलपन जो है, मतलब जो खतरनाक इसका रूप है, वो तो काट ही सकती है। कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 4000 से ज़्यादा बार म्यूटेट हो चुका है, यानी रूप बदल चुका है, और भारत में भी इसके नए रूप मतलब नए नए स्ट्रेन चिंता का सबब बने हुए हैं। यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 4 मार्च को यह संख्या 242 थी, जिसमें 2 हफ्ते के भीतर 158 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन क्या देश में अचानक कोरोना के केस बढ़ने के पीछे की वजह नए स्ट्रेन है? इस पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन स्ट्रेन के बारे में एक बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है, और वो ये है कि चाहे यूके स्ट्रेन हो या साउथ अफ्रीका का या फिर ब्राज़ील का स्ट्रेन, ये तीनों बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ज़्यादा लोगों को चपेट में लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक फिलहाल साउथ अफ्रीकी वेरिएंट को माना जा रहा है, जिसके मरीज़ भारत में मिल रहे हैं, और ताज़ा मामला दिल्ली में सामने आया। संक्रमित को LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया था, उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से ट्रेवल का हिस्ट्री था, तो सस्पेक्ट था कि साउथ अफ्रीका स्ट्रेन के लिए हमें उसको आइसोलेशन में रखना पड़ा। और अभी उसको आज 10th डे है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, एसिम्टोमेटिक है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बुखार नहीं है और कोई भी सिम्टम्स नहीं है। पर जब हमने उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग कराया तो वो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन साबित हुआ। साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन को ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अलग अलग वैक्सीन का इस पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है। वायरस का रूप बदलना यानी म्यूटेट होना कोई नई बात नहीं है, हर वायरस म्यूटेट होता है और कोरोना वायरस भी हो रहा है। हर स्ट्रेन खतरनाक नहीं होता, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब होता है जब वायरस संक्रमण बढ़ाने के लिए अपनी कॉपी बनाकर अपनी संख्या बढ़ाता है। इस दौरान इनमें से कुछ के जीनोम में बदलाव हो जाता है और नए स्ट्रेन बन जाते हैं। बहुत से स्ट्रेन कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन इतने ताकतवर हो जाते हैं कि कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए स्पाइक प्रोटीन में तेज़ी से बदलाव कर लेते हैं, जिसके चलते वैक्सीन कम असर करने लगती है। ये कहा जा रहा है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ये इस स्ट्रेन के लिए, 2 म्यूटेशंस के लिए भी कारगर वैक्सीन है, पर इसकी कोई भी ऐसी रिपोर्ट ना कि कोई भी मापदंड या कोई भी किसी तरीके की जो रिसर्च है वो अभी मार्केट में पब्लिश नहीं की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन बेकार है। वैक्सीन लेने के बाद नए स्ट्रेन से भले ही पूरा बचाव ना हो सके, लेकिन कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनने से नए स्ट्रेन से लड़ने में शरीर को मदद मिलती है। वैक्सीन लगाने के बाद हमारे शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद कोरोना का नया वेरिएंट हमला करता है तो बिना एंटीबॉडी वाले शरीर की तुलना में पहले से शरीर में मौजूद एंटीबॉडी वायरस से लड़ाई में काफ़ी हद तक सक्षम होंगी। इसीलिए विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन आम लोगों को उपलब्ध हो रही है उसे ज़रूर लगवाना चाहिए। कोरोना की महामारी को रोकने में जनता पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अब लोकतंत्र को स्वस्थ रखने में जनता की भागीदारी की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की बात करते हैं। सिर्फ 8 दिनों के बाद पहले दौर का मतदान शुरू हो रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर सेंट्रल फोर्सेस यानी केंद्रीय सुरक्षा बल का मुद्दा उठाया। टीएमसी को इस बात की चिंता है कि अगर मतदान केंद्रों पर 100 मीटर के दायरे में सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया तो इसका वोटिंग पर गलत असर पड़ेगा। इसके अलावा आज फिर एक बार पूरे राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान कैसे बयानों के बाढ़ चलते रहे, आप ये रिपोर्ट देखें। अगर बीजेपी को पलट दिया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो फिर खेला हो गए, ममता देवी खेला हो गए, लेकिन खेला हिंसा का नहीं हो गए।
खेला नरेंद्र मोदी के विकास का खेला हो गए। बंगाल की राजनीति में रोज अपने किस्म का खेला हो रहा है, लेकिन एक खेला बीजेपी को परेशान कर सकता है। पार्टी ने बेलगछिया सीट से तरुणा साहा और चौरंगी सीट से शिखा मित्रा को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन दोनों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। शिखा मित्रा से इस बारे में हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने जरूर आए थे, लेकिन शिखा ने बीजेपी से टिकट लेने से पहले ही मना कर दिया था। ये गलत बात है, ये पूरा बीजेपी का खेला है। हम लगता है जी हम नहीं जाएंगे वहाँ। बहुत खुश हुआ जी, सोनिया जी मेरे को फ़ोन किया था, इतना रात में तो उसको फ़ोन नहीं करता है। तो हम बोला, तो बोलता है हम ठीक है। ये बात सुन के बहुत खुश लगता है। तो इस बीच ममता बनर्जी ने आज मिदनापुर में अपने परंपरागत अंदाज में रैली की। তাই দাঙ্গাকারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়, দুরাচারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়, অত্যাচারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়। যদি চান উন্নয়ন চলুক তাহলে বিজেপি নয়, বিজেপি একটা সর্বনাশা রাজনৈতিক দল। মুখে বলবে হরি হরি আর পেছনে ডাকাতি করি, মুখে বলবে হরি হরি পেছনে চুরি করি। ও টাকাটা জনগণের টাকা। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी हताश हो गई और उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उनकी जो संस्कार है वो बोले 2 मई को पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में सारा ख़त्म कर दिया कि ये 10 साल लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद अब खेला हवे गाना बना रहे। और प्रधानमंत्री ने सीधा बोला, एक शब्द में ख़त्म कर दिया कि विकास होवे। अब जो है विकास होगे, विकास होवे। वो चुनाव के दौरान ये सब बकवास करता है। 42 में 42 तो नहीं आया। प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रही है थी, नहीं मिला। उधर टीएमसी के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। पार्टी की चिंता है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की वजह से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। सर, आज आपकी मीटिंग में चुनाव आयोग में क्या आश्वासन मिला है चुनाव आयोग से आपको? चुनाव आयोग ने बताया है कि हमारा जो चिंता है इसके बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में, स्टेट पुलिस आ सकेंगे 100 गज के अंदर। और सेंट्रल फोर्स से जो लोग को डर पैदा होता है उसके बारे में उनको सेंसिटाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन करेगा। टीएमसी को केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं, जबकि बीजेपी लंबे समय से चुनाव के दौरान बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाती आ रही। सेंट्रल फोर्सेस से लोगों को डर होता है, ये नई थ्योरी है। खैर, हमारी फिक्र बंगाल के मतदाताओं की है, असल मुद्दों की है, लिहाजा उनका मूड समझना जरूरी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल का सटीक ओपिनियन पोल। विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही दीदी, मोदी और परिवर्तन की आस में लेफ्ट कांग्रेस भी जीत का दम पर रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगा कौन, यह सवाल बहुत बड़ा है। इसी सवाल की जड़ तक जाने के लिए TV9 भारतवर्ष ने पोल स्ट्रैट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों का मन टटोला, पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान से जुड़े अहम सवालों का जवाब जाना, एक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे क्या हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी बोले विकास होवे। बंगाल में आखिर किसका खेला होवे? 2 मई को कौन आएगा और कौन जाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर
TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रीट की टीम मतदाताओं के बीच गई और इसके लिए 12 से 15 मार्च 2021 के बीच हमने राज्य के 10,000 वोटर्स से अलग अलग सवाल किए। हमने पहला सवाल ये किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा गेम चेंजर साबित होगा। लोगों के पास 6 विकल्प थे और सबसे ज्यादा 39.7% लोगों ने ममता फैक्टर को गेम चेंजर माना। दूसरे नंबर पर मोदी फैक्टर है जिसे 28.6% लोगों ने महत्वपूर्ण माना। इसी तरह मुस्लिम फैक्टर को 6.3%, बाहरी फैक्टर को 4.8%, भ्रष्टाचार को 14.4% और कानून व्यवस्था को 6.2% लोगों ने इस चुनाव में अहम माना है। हमने मतदाताओं से दूसरा सवाल ये पूछा कि पश्चिम बंगाल में आपके लिए मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। इसके जवाब में सबसे ज्यादा 51.8% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया। बीजेपी के दिलीप घोष का नाम 24.2% लोगों ने और शुभेंदु अधिकारी का नाम 5.2% लोगों ने लिया। करीब 7.9% मतदाताओं ने यह कहा कि वो सौरव गांगुली को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि मिथुन चक्रवर्ती को 4.6%, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 2.2% और अन्य को 4.1% लोगों ने अपनी पसंद बताया। मतदाताओं से हमारा तीसरा सवाल यह था कि क्या ममता की चोट का फायदा उन्हें चुनाव में होगा। इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है, जबकि 41.7% लोगों ने इससे इनकार किया। 11.2% लोगों का जवाब यह था कि वो कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक पार्टियों की रैली में भले ही जुबानी जंग के शोर के बीच विकास के मुद्दे दब गए, लेकिन लोग क्या सोचते हैं। हमने पूछा कि कौन सी पार्टी बंगाल का सबसे अधिक विकास करेगी। इसके जवाब में टीएमसी को सबसे ज्यादा 51.1% लोगों का समर्थन मिला, जबकि बीजेपी के पक्ष में 38.6% लोग सामने आए। 7.5% लोगों को लगता है कि इसके लिए लेफ्ट सबसे सटीक रहेगा, जबकि कांग्रेस को 1.1% लोगों ने अपनी पसंद बताया। हमने लोगों से ये भी पूछा कि आपको क्या लगता है नंदीग्राम में अभी कौन जीत रहा है। इसके जवाब में 50% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया, जबकि 40.7% लोगों ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। सीपीएम की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी के पक्ष में 9.3% लोगों ने अपनी राय रखी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा कि बंगाल में किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो इसके जवाब में 43.1% यानी सबसे ज्यादा लोगों ने टीएमसी का नाम लिया, जबकि 38.8% मतदाता बीजेपी के समर्थन में आ गए। हमारे ओपिनियन पोल में जहां कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ के गठजोड़ को 11.7% लोगों का समर्थन मिला, वहीं अन्य की ओर से सिर्फ 6.4% लोग जाते दिखे। शेष होवे, विकास आरंभ होवे। आपने अभी देखा बंगाल क्या चाहता है, लेकिन अब बात करते हैं देश की वर्किंग वुमन क्या चाहती है। अब फिक्र हमारे आपके बच्चों की। गुड़गांव की एक घटना ने देश की हर मां को भयभीत कर दिया है। उनके दिलों में दहशत बढ़ती है, खासतौर पर उन कामकाजी महिलाओं में जो केयरटेकर के भरोसे ही छोटे बच्चों को घर में छोड़कर काम पर जाती हैं। अपने मासूम बच्चों की जिम्मेदारी केयरटेकर को देकर निश्चिंत हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान जानबूझकर या अनजाने में एक और बड़ी गलती भी होती है। हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी उन पर छोड़ देते हैं जो खुद नाबालिग हैं, जिन्हें बच्चों की देखरेख का कोई अनुभव नहीं। ऐसे में हम आज आपको 2 मासूमों से हो रहे इस खिलवाड़ की पूरी फिक्र दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 56 का अलकनंदा अपार्टमेंट
वो 13 महीने की मासूम इसी कॉलोनी में रहती थी, जो सिर्फ माँ के लाड़ प्यार को समझ पाती थी। लेकिन माता पिता ने उस मासूम की देखभाल के लिए जिस बच्ची को रखा था, वो खुद भी मासूम थी और एक मासूम की देखभाल के लिए रखी गई दूसरी मासूम उसकी जान की दुश्मन बन गई। एक दिन उसने बच्ची को इतना पीटा कि 13 महीने की मासूम बच्ची की पसली की 4 हड्डियां टूट गई। शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान पड़ गए और बेरहमी इतनी कि लिवर किडनी तक में गंभीर चोट आ गई। सोमवार से ही वो बच्ची इस अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में है और वेंटिलेटर पर है। जिंदगी की जंग लड़ रही है क्योंकि हालात क्रिटिकल हैं। पुलिस की जांच में जिस आरोपी लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही थी, वो भी 13 साल की ही निकली। यानी जिसे परिवार वालों ने मासूम की देखभाल के लिए रखा, वो खुद ही नाबालिग निकली और अब वो अपने अपराध की सजा भुगत रही है। उसे करनाल के नारी निकेतन सेंटर भेज दिया गया है, लेकिन बच्ची के पिता पर भी नाबालिग को काम पर रखने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। केस रजिस्टर हो चुका है दोनों की तरफ से, क्योंकि जुवेनाइल था तो जुवेनाइल को एज सर्वेंट नहीं रख सकते, और दूसरा जिसने उसको किया था वो कल अरेस्ट हो चुका है। शहर की इस भीड़ भाड़ में जाने कितने ऐसे दंपत्ति होंगे जिनमें से दोनों ही वर्किंग होंगे और अपनी मासूम को ऐसे ही किसी के हवाले करके नौकरी पर निकलते होंगे। उन सभी के लिए ये फिक्र बहुत बड़ी है। गुरुग्राम की यह घटना सोचने पर मजबूर कर देती है और ऐसे में लगता है कि इस तरह की घटनाओं से बचने का रास्ता क्या है, कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और कानून का उल्लंघन भी ना हो। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कामकाजी महिलाओं से बात की और उन्होंने खुद ही उपाय भी बताए। गुरुग्राम में 13 महीने की मासूम के साथ जो हुआ, उससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में घर चलाने के लिए महिलाओं को काम करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें कोई न कोई विकल्प भी चुनना पड़ता है, चाहे घर में मेड रखने की बात हो या फिर प्ले स्कूल, क्रेच या डे केयर। इन सभी विकल्पों में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ये ख्याल रखने की जरूरत है कि हमारे बच्चों की जिम्मेदारी किसी नाबालिग या गैर जिम्मेदार संस्था के हाथ में ना हो। इसे समझने के लिए हमने दिल्ली की रहने वाली सुरुचि और रीना से बात की। मैं खुद एक कामकाजी महिला हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे पता है कि एक वर्किंग कपल को अपने बच्चों की देखभाल के लिए कितनी हुज्जतों से गुजरना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटनाओं का समाधान जो है हमें डे केयर, प्रॉपर डे केयर सेंटर्स के एस्टैब्लिशमेंट में मिल सकता है। मेरे हिसाब से, और मैंने जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस देखा है, क्रेच से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर वही ऑपरेट करती हैं और वो बहुत ही एक्सपीरियंस होती हैं और प्रोफेशनल होती हैं। जाहिर है नाबालिग के हाथ में हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन गुरुग्राम की घटना ने तो हर माँ को डरा दिया है। दिल्ली की शालिनी इस हद तक डरी है कि वो अब बच्चों की देखरेख के लिए घर में मेड तक रखने को तैयार नहीं है। खुद ही बच्चों की देखभाल करना ही सही है, क्योंकि आप किसी के भी ऊपर आप रख के चले जाओ बच्चों को, वो मारे पीटे या कुछ भी करे तो वो कहीं से भी सही नहीं है। ये सच है कि आज के वक्त में वर्किंग पेरेंट की बड़ी समस्या है काम के साथ बच्चों की देखरेख। ऑफिस आवर में छोटे बच्चों को कहां रखें, कैसे रखें, घर में रखें या फिर कहीं और। सच ये भी है कि ये सभी फैसले पेरेंट्स मजबूरी में लेते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें बच्चों की सुरक्षा और कानून दोनों की परवाह करने की जरूरत है। जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इन सब पर नजर रखने के लिए सख्त नियम और निगरानी की जरूरत है। इसके साथ ही हमें सोच भी बदलनी पड़ेगी ताकि दो नाबालिग जिंदगी जोखिम में ना आ जाए। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। कोरोना की वजह से शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन। एमपी में 24 घंटे में 1140 केस, 7 मौत। बंगाल में एक बार फिर सीएम पद की पहली पसंद बनी ममता बनर्जी। टीवी 9 भारत से सटीक ओपिनियन पोल में खुलासा। सर्वे में टीएमसी को 43.1%, बीजेपी को 38.8% वोट।
21 मार्च को बंगाल चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर हुई अहम बैठक, घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर हुई चर्चा। भारत यूएस के बीच हो सकता है बड़ा रक्षा सौदा, भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। पीएम मोदी से की मुलाकात, दोनों देशों ने मजबूत संबंधों पर जताई प्रतिबद्धता। शरद पवार से मिले महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख। एंटिलिया केस पर देशमुख ने कहा दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना महामारी के बीच एलआईसी ने बीमा धारकों के लिए खास ऐलान किया है। अब बीमा धारक मैच्योरिटी क्लेम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को देश में कंपनी के किसी भी ऑफिस में जमा कर सकते हैं। कंपनी ने यह फैसला कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है। देश भर में एलआईसी 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज बेच चुकी हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए निवेश फरवरी के अंत तक बढ़कर 91,658 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जनवरी के अंत तक ये 84,916 करोड़ रुपए था। ये पी नोट्स के जरिए निवेश का 33 माह का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मई 2018 में पी नोट्स के जरिए 93,497 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। इससे पता चलता है कि भारतीय पूंजी बाजार के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह समय बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय आपको घर आपके बजट में मिल सकता है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 3.6% कम हुई हैं। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए अच्छी बात यह है कि होम लोन की ब्याज दरें 10 साल के सबसे निचले स्तर 6.70% पर पहुंच गई हैं। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश के साथ। बंगाल में बमोक्रेसी डेमोक्रेसी को चुनौती दे रही है। जहां देखो वहां बम बम है। हाल यह है कि आप भोले के भक्त हैं और आप इस समय बंगाल में बोल बम भी बोल दें तो लोग वहां से भाग खड़े होंगे। होली का टाइम आ रहा है। इस समय हम सबको रंग बरसे सुनने की आदत है, लेकिन बंगाल देखकर इस बार फीलिंग बम बरसे वाली आ रही है। बम नीति की राजनीति करने वालों ने सोच लिया है बम मारो, न रहेगा विपक्षी, न होगा विरोध। इसलिए इन दिनों उनका भरोसा बम मारो बम पर है। बाकियों का हाल यह है कि दमदार कैंडिडेट से तो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन बमदार को कैसे झेला जाएगा। बम चिकी चिकी बम में भी अगली लाइन थी, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और यहां तो बस हर दिन चिक चिक है और बम बम है। बाकी तो जो है सो है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।